हाँ ठीक है असल वो बॉलीवुड में लगभग सारी सुविधा थी, लेकिन मुझे लगा कि व्यवस्था तो थी, लगवाना पड़ा था, हमारे यहाँ फिक्स नहीं है तो वो सब रखा हुआ था, लेकिन चर्चा हुई नहीं तो उसी में अपना देख लिया तो उसमें टाइम। हाँ ठीक कोई बात नहीं। सभी को मेरा नमस्कार और इस संगोष्ठी के आयोजक खासकर प्रोफेसर शुक्ल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सभी से बातचीत कर सकूं। मैंने एक्चुअली एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई थी, ये अज्यूम कर लिया था कि यहाँ पर शायद प्रोजेक्टर होगा, तो इसमें बहुत सारी फोटोग्राफ्स थी जो हिमालय की थी, वहाँ की आपदाओं की थी, तो जो भी देख पाएंगे आप ऐसे, मैं ऐसे ही अदरवाइज कोशिश करूँगी कि आपसे साझा करूँ जो भी मैं साझा करना चाहती थी। तो आज जो चर्चा का विषय है वो आप सभी जानते हैं कि 7 फरवरी को ऋषि गंगा में एक भयानक बाढ़ आई थी और उसी विषय को लेकर मैं आप लोगों से आज बातचीत करूँगी। लेकिन इस विषय पे चर्चा करने से पहले मैं हिंदू कुश हिमालय का जो क्षेत्र है उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो प्राकृतिक रूप से उसके पास है और जिसके कारण ये क्षेत्र जो है इन आपदाओं के लिए बहुत अधिक संवेदनशील हो जाता है। तो पहले मैं थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त में उनका वर्णन करना चाहूँगी। तो अगर आप ये मैप देख सकते हो, जो पीले रंग की इसमें रेखा है वो हिंदू कुश हिमालय रीजन को रेखांकित कर रही है और इसे हम थर्ड पोल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे हिमनद या ग्लेशियर्स मौजूद हैं और जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि जो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं वह उसमें बहुत सारी जियोलॉजिकल और जियोमोर्फोलॉजिकल भू वैज्ञानिक और भूगोलिक जो क्रियाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हैं, जिसके कारण ये जो भूमि है, ये जो क्षेत्र है वो विभिन्न आपदाओं के लिए बहुत ही अधिक संवेदनशील है। तो अगर हम इन आपदाओं को श्रेणीबद्ध करें तो 2 श्रेणियों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं, हाइड्रोमीट्रोलॉजिकल हैजर्ड्स और जियोफिजिकल हैजर्ड्स। अगर हम हाइड्रोमीट्रोलॉजिकल हैजर्ड्स का उदाहरण लें तो उसमें बादल फटना या अकस्मात बहुत सारी बारिश हो जाना, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स जिनको हम ग्लॉप्स कहते हैं, लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स या शॉर्ट में ललॉफ्स उनको हम कहते हैं, एवलांचेस या फिर उन जगहों पे बारिश हो जाना जहाँ अमूमन बर्फबारी होती है उसके कारण भी आपदाएं आती हैं, पर्माफ्रॉस्ट मेल्टिंग, जमीन में जमी हुई बर्फ का पिघलना। शुभ्रा आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं कार्डलेस है। क्या दिखेगा क्या? हाँ वो ठीक है, वही कोई दिक्कत आप बोलिए उसका। तो शब्दों से ही जो चित्र का आधारित करने की कोशिश और जो जियोफिजिकल हैजर्ड्स हैं उसमें भूकंप हैं, उन भूकंपों से जो भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, लैंडस्लाइड्स हुई हैं, उनको हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। तो जैसा आप समझ रहे होंगे ये सारी की सारी आपदाएं आइसोलेशन में नहीं है, ये इनका परस्पर संबंध है। एक आपदा दूसरी आपदा को इसकी ज़रूरत है, मैं से एक आपदा दूसरी आपदा को जन्म देती है, जिसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग हैजर्ड्स, या जो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो एक मल्टी हैजर्ड एनवायरनमेंट जनरेट करती हैं। तो इसकी प्रकृति में ही ये आपदाएं जो हैं सम्मिलित हैं, ये कुछ नया नहीं है, भूगोलिक काल से होते आ रहा है। जब भी हम संवेदनशीलता की बात करते हैं, वल्नरेबिलिटी, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में शब्दावली है उसकी, तो उसमें हम प्राकृतिक कारणों की बात करते हैं और साथ ही साथ सामाजिक कारणों की भी बात करते हैं, सामाजिक संवेदनशीलता की भी बात करते हैं। तो मैं जो उदाहरण दूंगी यहाँ पे वो प्राकृतिक रहेंगे, हालांकि जो इसमें सोशल एस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है डिजास्टर मैनेजमेंट के ढंग से अगर हम सोचें। तो जो हिमालय की घाटियाँ हैं उसे जो सर्वाधिक संवेदनशील बनाती हैं आपदाओं के लिए वो है इसकी तीव्र ढलानें। अगर हम हिमालय की घाटियों के बारे में सोचें तो शायद हमारे दिमाग में बहुत ही तीव्र ढलानों का, एक स्टीप स्लोप्स की हम बात सोचेंगे।
तो एक अध्ययन हुआ था जो 2019 में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने ये अनुमानित किया कि लगभग 50% जो हिस्सा है इन घाटियों का, उसमें जो एवरेज स्लोप है वो 20 डिग्री से ऊपर है। ना केवल ये ढलानें तीव्र हैं, लेकिन हमने अभी जैसे कि चर्चा की, जो यहाँ पर भूगोलिक या फिर भूवैज्ञानिक क्रियाएं हो रही हैं वो भी इन ढलानों को और ज़्यादा संवेदनशील बनाती हैं। उनमें दरारें उत्पन्न करके उनमें वेदरिंग करके उनका भुरभुरापन जो होता है उसको इन चट्टानों में वो जनरेट करती हैं, और इसके कारण इनकी संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। इसी से जुड़े हुए हैं भूकंप। अगर आप ये इमेज देख पा रहे हैं, ये एक छोटा सा सेगमेंट है सेंट्रल हिमालय का, और इसमें जो पीला भाग है वो अपर गंगा कैचमेंट का जो इलाका है वो है। जो बड़े और छोटे गोले हैं ये भूकंप की तीव्रता को इसमें अंकित कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं हिमालय जो है वो भूकंप के झटकों से प्रभावित होता है। खासकर जो आप इसमें छोटे भूकंप के झटके देख रहे हैं उसे हम सहज रूप से अनुभव नहीं कर सकते, और शायद वो एक बड़ी आपदा का रूप भी नहीं लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इन तीव्र ढलानों को और अधिक संवेदनशील बना देते हैं। ज़रा सी छेड़छाड़ और ये जो तीव्र ढलानें हैं ये लैंडस्लाइड्स के रूप में गिरना शुरू हो जाते हैं। ये कुछ उदाहरण था जो एक इनहेरेंट नेचर जिसको हम कहते हैं हिमालय की प्रकृति में ही शामिल है। इसके अलावा हम सभी लोग जानते हैं हम वैश्विक स्तर पर क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन से भी जूझ रहे हैं। जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है। साइंटिस्ट 1.5 डिग्री के टिपिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, उस डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन हिमालय और हिंदू कुश हिमालय के जो क्षेत्र है उसमें भी बहुत सारा शोध कार्य हुआ है, जिसमें ये सामने आया है कि पिछले 60 वर्षों में जो यहाँ का औसतन वार्षिक वर्षण है वो लगातार बढ़ता रहा है। और जो वेट डे अनोमलीज हैं, ऐसे दिन जिसमें अकस्मात बहुत सारी अचानक बारिश हो जाती है जो औसतन से बहुत अधिक होती है, उसमें भी वृद्धि हुई है पिछले कुछ दशकों में। और साथ ही साथ अगर आप सेकंड ग्राफ देख पा रहे हो तो टेम्परेचर जो तापमान है वो जैसे पूरी पृथ्वी पे बढ़ रहा है लगातार, उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, लेकिन जब हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं, खासकर हिमालय की बात करते हैं, जो ये वृद्धि का दर है ये बहुत ज़्यादा अधिक है मैदानी इलाकों से। और इसका जो सीधा प्रभाव पड़ता है और यहाँ की हिम नदियों पे पड़ता है, ग्लेशियर्स पे पड़ता है। ज़्यादातर ग्लेशियर्स बहुत तीव्र गति से सिकुड़ रहे हैं जो हमारी हाइड्रोलॉजिकल और फूड सिक्योरिटी को भी इम्पैक्ट करता है। अपवाद हो सकता है इसमें काराकोरम का इलाका। ये एक ग्राफ था जिसमें सैटेलाइट बेस्ड डेटा जनरेट किया और ये नेचर की पत्रिका में प्रकाशित हुआ है 2012 में। इसमें आप देखेंगे जो स्लोप है लाइन का वो नेगेटिव की तरफ है, मतलब हिमालय के सारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। काराकोरम का जो इलाका है उसको छोड़कर उसमें बहुत सारी अनोमली है, उसे हम काराकोरम अनोमली भी कहते हैं। कुछ ग्लेशियर्स बढ़ रहे हैं, कुछ स्थिर हैं। और जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वो अक्सर बहुत सारी झीलों का भी निर्माण कर देते हैं जिनको हम ग्लेशियर लेक्स बोलते हैं। और जब ये झीलें फटती हैं तो नीचे का जो इलाका है घाटियों का उसमें अकस्मात बाढ़ आ जाती है, बहुत ज़्यादा तबाही होती है। अब मुझे लगता है इतना तो हम एक समझ चुके हैं कि जो हिमालय की घाटियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है प्राकृतिक रूप से। इसमें अति संवेदनशील भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट झेलते हैं इन आपदाओं का, और उनको हम कहते हैं पैराग्लेशियल जोन्स। पैराग्लेशियल जोन्स वो इलाके हैं जो आज के ग्लेशियर्स के जस्ट नीचे सिचुएटेड हैं या लोकेटेड हैं। इसमें आज के दौर में तो ग्लेशियर नहीं है, लेकिन पिछले कुछ हजार सालों में यहाँ ग्लेशियर रह चुके थे। अपने साथ बहुत सारा मलबा वो लेके आए जो वहाँ डिपॉजिट किया गया है। मैं आपको ये फोटोग्राफ दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर जो ये येलो लाइन की आपको बिंदु दिख रहे हैं इनको हम लेटरल मोरेन्स या हिमोन कहते हैं, अगर मैं हिंदी में इनको बोलूँ। ये मलबा ये बताता है कि जो पुराने वक्त में जियोलॉजिकल पास्ट टाइम स्केल की हम बात करते हैं हज़ारों सालों की, जो ग्लेशियर्स थे वो नीचे तक आए थे घाटी में, और उनका एविडेंस इन मोड़ों के द्वारा हमको देखने में मिलता है। ये जो आप फील्ड फोटोग्राफ देख रहे हैं ये केदारनाथ की घाटी की फील्ड फोटोग्राफ है, जहाँ पे केदारनाथ का कस्बा और मंदिर भी आप देख सकते हैं। 2013 में ये पूरी तरह से तबाह हो गया था। उसका मुख्य कारण ये था कि एक रात की बारिश में यहाँ एक छोटी सी झील बनी हुई थी जिसमें खुद का इतना पानी नहीं था,
लेकिन अकस्मात बारिश हुई और ये जो मलबा आप देख रहे हैं, जो ग्लेशियर्स के पुराने जो एडवांसेस थे उसमें छोड़ा गया है, वो मोबिलाइज हो गया। तो पानी हालांकि कम था, लेकिन चूंकि साथ में कई टनों का मलबा साथ में गया, तो उसने पूरे तरीके से इस कस्बे को भी तहस नहस किया और जो आगे ये घाटी में गया तो वहाँ की उसने तबाही मचा दी। इस तरीके की जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, ग्लेशियर फेड स्ट्रीम्स हम इनको कहते हैं, ये देखने में आप कभी अगर घूमने जाते हैं हिमालय में, बहुत ही आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही मासूम सी नदी है। अगर आप इस फोटोग्राफ को देखें, जब हरा भरा जंगल है, कोई नहीं सोच सकता था कि ये छोटी सी नदी जिसको आप शायद ऐसे ही क्रॉस कर सकते हो ऑन फुट, ये इतनी तबाही मचाएगी। उस तबाही का रीज़न यही है कि इसके जो अपर कैचमेंट है, ऊपर का हिस्सा है, उसमें पैराग्लेशियल सेडिमेंट जमा हुआ है। हिमोडो की तरह टॉलेस्टोन्स बोलते हैं, स्क्रीड फैंस, लुवियल फैंस हैं, जो बरसात में एक रात की उस बारिश में मोबिलाइज हो गए। उसने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था वहाँ, विष्णु प्रयाग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसको पूरी तरीके से उसने तहस नहस कर दिया। सारे स्लोप्स उसने उखाड़ के बाहर फेंक दिए। इस पृष्ठभूमि के साथ अब हम बात करेंगे 7 फरवरी के घटना की, जो बहुचर्चित रही, ना केवल हमारे देश में पर वैश्विक स्तर पे भी लोगों ने इसको समझने की कोशिश की कि आखिर ये हुआ क्यों, क्योंकि कुछ इस तरह का ट्रिगरिंग मैकेनिज्म नहीं था इस घटना का। ना कोई बड़ा भूकंप का झटका था, ना कुछ ऐसा जून 2013 वाला कोई बड़ा रेनफॉल का इवेंट हुआ जिसके कारण ये बाढ़ आई। तो ये आप कैचमेंट एरिया देख सकते हैं, ये डिजिटल एलिवेशन मॉडल है और इसमें जो नीला भाग है वहाँ पर ग्लेशियर स्थित है आज के। और अगर आपको ये बीच में छोटी छोटी लाइन दिख रही है, ये पैराग्लेशियल जोन की मैंने एक अप्रॉक्सीमेट बाउंड्री मार्क करी है, ये दर्शाने के लिए कि जो ऊपर यहाँ ऊपर के हिस्से में ग्लेशियर्स है और ये जो लाइन मैंने खींची है, इसके बीच में बहुत सारा मलबा आज भी संरक्षित है, जो पोटेंशियल रखता है भविष्य में मोबिलाइज होने के लिए और एक छोटी सी आपदा को बड़ा स्वरूप देने के लिए। अगर आपको ये लाल बिंदु यहाँ दिख रहे हैं तो ये लोकेशन है 7 फरवरी के घटना की। जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत चर्चित घटना रही है, बहुत सारी सैटेलाइट इमेजरीज आई। तो ऐसी ही एक सैटेलाइट इमेजरी जो हाई रेजोल्यूशन इमेजरी थी, वो प्रकाशित 2021 में पांडे एट ऑल में हुई थी। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो घटना जिसका उद्गम हुआ था, एक बहुत ही स्टीप स्लोप पे हुआ था। एक चट्टान जो है वो टूट के गिर गई थी, रॉक फॉल हम बोलते हैं, वेज शेप मैकेनिज्म है इसका, जिसके कारण ये एक्चुअली में शुरू हुआ था बाढ़ का पूरा प्रकरण। और इस शोध कार्य में ये भी दर्शाया गया कि ये जो रॉक फॉल हुआ था, ये एक पहले से ही दरार वहाँ पे उपस्थित थी जिसका किसी को पता नहीं था, और कुछ ऐसा हुआ 7 फरवरी को कि वो दरार जो है वो टूट गई। पूरा का पूरा जो पहाड़ थी, चट्टान थी, और बर्फबारी भी हुई थी 1-2 दिन पहले, सारी बर्फ के साथ वो नीचे घाटी की ओर चल पड़ी। तो ये फील्ड फोटोग्राफ्स हैं। ये हमारे टीम मेंबर हैं डॉक्टर नरेश राणा, वो 2 दिन के अंदर आपदा के बाद वहाँ पहुँचे पैदल चल के, और ये फोटोग्राफ्स उस घटना स्थल की हैं जहाँ पे ये बाढ़ आई थी। तो अगर आप देखेंगे, मैं 2 चीज़ों पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी। यहाँ पे ये रौंती घाट की वैली है, घाटी है। आप देखिए बहुत ही संकीर्ण है, बहुत ही नैरो है, और यही जो रास्ता था, जो बाढ़ का रास्ता था, वो यही था। इसके साइडों में आप देखेंगे कि बहुत सारा मलबा भी जमा हुआ है, जो बहुत ही फाइन ग्रेन है। अगर फोटोग्राफ में बड़ा करते तो आप देख पाते कि फोटोग्राफ में आप देख पाते कि जो मलबा है ये बहुत ही ज़्यादा फाइन है, महीन है। इसका मतलब ये है कि इस मलबे में इस पॉइंट तक बहुत ज़्यादा पानी नहीं था। ये बहुत ही सूखा डेब्री फ्लो जिसको हम बोलते हैं, वो था। ये 2 पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगी। इसके बाद में और बात करूँगी क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जैसे ही रौंती घाट से मलबा चला, इसको मिली ऋषि गंगा रास्ते में, इसने उसके मुखौने को ब्लॉक कर दिया, एक बड़ी झील बनाई। ये भी डॉक्टर नरेश ने पहली बार रिपोर्ट की थी मीडिया में कि इस तरह की झील भी बन चुकी है इस पूरे डेब्री फ्लो के कारण। और इसकी ऊंचाई जो थी मलबे की, जो उन्होंने आंकी फील्ड में, वो लगभग 20 से 30 मीटर थी। और ये इसकी झील की फोटोग्राफ है, ये काफ़ी नेशनल मीडिया में भी आई थी। पर सौभाग्यवश ये झील कैटास्ट्रॉफिक तरीके से नहीं फटी, जो नॉर्मली लॉक्स या ग्लॉफ्स को जन्म देती है। धीरे धीरे अपने आप इसका पानी रिस गया, तो इसने कोई दूसरी बाढ़ का पल्स नहीं लाया। अब जैसे ये बाढ़ का पानी रौंती घाट से नीचे की ओर हुआ, इसको वहाँ पे 2 ऑब्स्ट्रक्शंस मिली जो हम लोगों ने खड़ी की थी।
वो प्राकृतिक नहीं थी। पहली, रैनी गांव के ऊपर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, उसका एक बैराज था। इस बैराज ने उस मलबे को रोका कुछ देर के लिए वहाँ पर, और उस रुकने के कारण उसका जो मैग्नीट्यूड था, क्योंकि और पीछे से मलबा आता गया, पानी भरता गया, वो एकत्रित होता गया, और उसको जब वो फटा, उसका जो मैग्नीट्यूड था या जो उसकी एम्पलीफिकेशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ऐसे वो पास हो जाता वहाँ से। और जब वो नीचे एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, यहाँ पे एक्चुअली जो 200 लोग ऑफिशियली लापता हो गए, लेकिन वो मर गए हैं एक्चुअल में। वो इस तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, जो पहले भी 2013 में तहस नहस हो चुका था। इसने दूसरे ऑब्स्ट्रक्शन का काम किया, फिर से एम्पलीफिकेशन की, और हमने ज़्यादातर जो गूगल इमेजरीज फ्रीली अवेलेबल हैं सैटेलाइट की, और फिर जो फील्ड में लोग गए वहाँ की हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, उसमें हमने देखा कि जो प्राकृतिक ढंग से इस बाढ़ का जो मैग्नीट्यूड था वो वैली वॉल्स पे 4 मीटर से ऊपर नहीं था अगर आप अपस्ट्रीम देखें। लेकिन जैसे ही ये बैराजेस के पास पहुंचता था पानी, ये इसका प्रभाव 10-10 मीटर तक ऊपर को देखने को मिला। तो हमने क्या किया, आपदा तो शायद प्राकृतिक ही थी, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट था उसको हम लोगों ने अपनी नासमझी के कारण मैनी फोल्ड्स इंक्रीज कर दिया। तो अगर मैं समराइज करूँ यहाँ तक, ये एक प्री एग्जिस्टिंग फिशर था, दरार पहले ही थी, जो कि हिमालय में होना बड़ी बात नहीं है। आप सभी जान चुके हैं कि यहाँ की जो घाटियाँ हैं बहुत ही संवेदनशील है, सिस्मिसिटी के कारण, परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग के कारण। बहुत ज़्यादा जो मलबा था जो पुराने ग्लेशियर्स ने छोड़ा हुआ था, उसका मोबिलाइजेशन इस इवेंट में हुआ है। ये क्यों ट्रिगर हुआ, इसके बारे में मैं थोड़ी सी और आगे बात करूंगी। इस पे क्लैरिटी नहीं है, उस ढंग का हमारे पास वैज्ञानिक तथ्य अभी तक सामने नहीं आए हैं। हम कयास ही लगा सकते हैं कि शायद ये हुआ होगा, एक एजुकेटेड गेस जिसको हम बोलते हैं वो हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल था कि अगर ये जो घटना थी ये एक रॉक फॉल के ढंग से चली, मतलब चट्टान टूटी है, तो इसमें इतना पानी आया कहाँ से तपोवन पहुँचते पहुँचते, ये एक महत्वपूर्ण सवाल था, और उसको हमने समझने की कोशिश की। पहली जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि क्या इस इलाके में छोटी छोटी झीलें बनाई गई हैं ग्लेशियर्स द्वारा जो फेल हुई। तो जो भी हमारे पास अवेलेबल डेटा था, लार्जली हमने सारा काम गूगल अर्थ पे ही किया है, तो उसको हमने एनालाइज किया और पाया कि ऐसी कोई झीलें वहाँ पे नहीं थी। ये पॉसिबिलिटी हमने रूल आउट किया। दूसरी चीज़, क्योंकि वहाँ फ्रेश स्नोफॉल हुआ था, बर्फ़बारी हुई थी, क्या वो बर्फ़ पिघल गई और उसने बाढ़ का पानी दिया। तो वो पहली बात तो वो बर्फ़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, और बाद में इसकी पुष्टि भी हुई, कुछ संस्थानों ने मॉडलिंग स्टडी से बताया कि 15% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था उस टोटल मास वॉल्यूम में। और उसी स्टडी में ये भी बताया गया कि अगर आपको बर्फ़ को एकदम पिघलाना है, उसको पानी की फॉर्म में लाने के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो इसके रॉक फॉल के पास नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी भी रूल आउट हो गई। थर्ड पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि आपने फोटोग्राफ देखी है घाटी कितनी संकरी है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि जब अचानक से आप उसमें बड़े बड़े पत्थरों को धकेल देंगे, बहुत सारे मलबे को डाल देंगे, तो कुछ समय तक वो टेम्पररी इम्पाउंडिंग कर दें उस घाटी में। और वो जैसे बैराजेस के केस में हुआ, वो प्राकृतिक ढंग से हो रहा था, बल्किंग हो रही है सेडिमेंट की पीछे पानी की, और झटके से फिर एक पल्स निकल रहा है फ्लड का। तो ये पॉसिबिलिटी हमने रखी कि ये एक मैकेनिज्म हो सकता है। सेकेंडली, जो निश्चित तौर पे ही था, जैसे जो रैनी का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, उसमें डीसिल्टिंग चेम्बर्स ये कंस्ट्रक्ट करते हैं सिल्ट को बिठाने के लिए। 60 मीटर का पानी का कॉलम वहाँ स्टोर किया गया था, जो इस बाढ़ ने अपने साथ ले लिया। तो उसने डेफिनेटली इसमें जो पानी है उसको ऐड किया। उसके साथ साथ जैसे मैंने बात की, छोटी छोटी झीलें बन जाती हैं ग्लेशियर के ऊपर। अगर तो वो सतह पे है तो आप उसे देख सकते हैं सैटेलाइट इमेजरी में, लेकिन बहुत बार ये झीलें सरफेस के नीचे बनती हैं, जिसको हम सब ग्लेशियल एक्विफर्स कहते हैं या वाटर्स कहते हैं। उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ ऐसी इमेजरी से। अगर आप गूगल खोल के देखेंगे इस जगह को, तो इस तरीके के जो ये गड्ढे से आपको दिख रहे हैं सेडिमेंट में, ये कोलैप्स्ड वॉल्स हैं सेडिमेंट्स की। तो ये दर्शाती हैं कि यहाँ पे डेड आइस थी, जिसका जो ग्लेशियर से छूट चुकी थी नीचे, और मेल्ट हुई और वहीं पे पानी इकट्ठा हो गया। इस तरीके के हमें सब ग्लेशियल एक्विफर्स होने की आशंका है कि वहाँ से पानी जो है इस मलबे में एडिशनली ऐड हुआ। तो इस काम को हमने थोड़ा और आगे बढ़ाया। मेरी एमएससी डिसर्टेशन की स्टूडेंट मारिया आसिम, हम ये जानना चाहते थे कि इस पूरी धौली वैली में कितना इस तरीके का मलबा स्टोर्ड है, उसे हमने क्वांटिफाई करने की कोशिश की
अगेन बहुत ही सिंपल टेक्निक से गूगल अर्थ की इमेजरीज हमने ली, उसने लैंडफॉर्म्स को आइडेंटिफाई किया। एक एडवांटेज था क्योंकि हम 5 साल से इस इलाके में काम कर रहे हैं, तो हम समझ सकते थे कि लैंडफॉर्म कौन सा है। वो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप फील्ड डेटा से वेरिफिकेशन करें उसकी। तो उसने वॉल्यूम कैलकुलेट किया और उसने ये पाया कि केवल धौली गंगा वैली में लगभग 1 बिलियन क्यूबिक मीट्रिक मलबा जो है आज भी संरक्षित है, जो ऐसे छोटे से किसी ट्रिगर का इंतज़ार कर रहा है बड़ी आपदा में कन्वर्ट होने के लिए। और रौंती घाट जो एक बहुत ही छोटी वैली है, उसमें लगभग 14% इसका मलबा है वो स्टोर्ड है। और अगर हम 7 फरवरी की बात करें तो भूगोलिक दृष्टि से ये बहुत ही छोटा इवेंट था, ये कोई बड़ा इवेंट नहीं था प्राकृतिक ढंग से, लेकिन इस छोटे इवेंट ने भी 7% मलबे को मोबिलाइज किया। बहुत दूर तक नहीं हो गया, उसी घाटी में डिपॉजिट भी हो गया, लेकिन मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जो छोटे छोटे इवेंट्स भी हैं इन घाटियों में, वो किस तरीके की ताकत रखते हैं और ऊर्जा रखते हैं। अच्छा, तो अगर हम ट्रिगरिंग मैकेनिज्म की बात करें कि ये हुआ क्यों, मैंने आपसे बात की कि कोई भूकंप का झटका नहीं था जो एक लैंडस्लाइड को ट्रिगर करे, कोई ऐसा बड़ा बारिश का इवेंट नहीं आया था, तो फिर भी हमने वहाँ की जो वेदर कंडीशंस थी कुछ दिनों की, उसको सैटेलाइट डेटा से एनालाइज करने की कोशिश की। तो हमने पाया कि फ्रेश स्नोफॉल वहाँ पे डेफिनेटली हुआ था। 4 फरवरी को काफ़ी बर्फबारी हुई थी और 6 फरवरी के बाद टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होना भी शुरू हुआ था ना। अब ये टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना, उसका बढ़ना, ये कुछ एबनॉर्मल वेदर फिनोमेना नहीं है। सर्दियों का खात्मा ही हो रहा था, आपका बसंत की ऋतु आ ही रही थी, तो टेम्परेचर राइज होता ही होता है। लेकिन इस सारे प्रकरण में जो बर्फ़बारी हुई है वहाँ पे, इसने शायद बर्फ़ को पिघलाया और जो पहले से ही दरार थी उसको इसने लुब्रिकेट किया, उसको और कमज़ोर किया, जिसके कारण ये राइटफॉल हुआ। हम ये हाइपोथेसिस दे रहे हैं, ये कोई बहुत ठोस वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, पर ये हमें मैकेनिज्म इसका समझ में आ रहा है। अब ये क्या अनयूजुअल इवेंट था, मतलब इस आपदा को क्या हम क्लाइमेट चेंज से रिलेट करके देखें या नहीं, इस सवाल का जवाब अभी तो मेरे पास नहीं है। उसके लिए हमें, जैसे ये मैं आपको ग्राफ दिखा रही हूँ, लॉन्ग टर्म डेटा, 30 साल का क्लाइमेट डेटा हम लें। खैर उसमें बहुत सारी क्लैरिटी है हमारे पास, क्योंकि काफ़ी काम हो चुका है। हमें मालूम है कि जो तापमान है वो तीव्र गति से हिमालय की घाटियों में बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पे जो हमारी बसंत ऋतु है और जो फरवरी का महीना है, उसमें तापमान पिछले वर्षों की तुलना में अधिक था। लेकिन क्या घाटी ने इस अनोमली को, इस बढ़ते हुए तापमान को रिस्पॉन्ड किया है, हमें नहीं पता। उसके लिए हमें और थोड़ा सा कार्य करने की ज़रूरत है। लेकिन इस घाटी में, या फिर हम कहें जियोलॉजिकल आर्काइव्स में, जो भू आकृतियाँ वहाँ पर जमा है, उनमें ये पोटेंशियल है। अगर हम उस पर शोध करें तो हम एक लॉन्ग टर्म डेटा जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको फील्ड फोटोग्राफ्स दिखा रही हूँ फिर से। ये धौली गंगा का मैप है और इसमें जो आपको ये डिपॉजिट दिख रहे हैं, ये एक्चुअली कपलेट्स हैं। कपलेट्स मतलब पेयर्स हैं। नीचे थोड़े मोटे पत्थर हैं, ऊपर वो फाइन अपवर्ड हो गए, छोटे छोटे कण ऊपर बैठे हैं। तो एक फ्लड कपलेट जो है एक ऐसे इवेंट को दर्शाता है। हमको ये मालूम है कि यहाँ इस घाटी ने पिछले कई हज़ार वर्षों में भी इस तरीके के इवेंट्स देखे हैं। तो अगर हम इन डिपॉजिट्स को स्टडी करें कि किन कंडीशंस में ये घटनाएं हुई थी, तो शायद हम पैटर्न्स और फ्रीक्वेंसीज की बात कर पाएँ, जो ये बड़े रैंडम से इवेंट अभी लगते हैं कि कभी भी वहाँ पे कुछ हो गया, शायद ये रैंडम नहीं है उतने। सो टू कंक्लूड, जो प्रोजेक्शंस हमारे पास क्लाइमेट वार्मिंग की आई हैं, उनके साथ ये भी प्रोजेक्ट किया गया कि हिमालय में जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो भी बढ़ेंगे। क्या ये इवेंट उसी श्रेणी का एक इवेंट था? मे बी और मे बी नॉट। लेकिन इसी वर्ष फरवरी में एक अवलांचेस हुए, एक उत्तराखंड में, एक सियाचिन में, जिसमें फिर से हमें लोकल जो क्लाइमेट कंडीशंस है उसमें बढ़ते हुए तापमान के एविडेंस मिले हैं। क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स हुए हिमाचल में, उत्तराखंड में मई के महीने में, जिसमें जो प्रमुख भूमिका निभाई वो भी छोटी छोटी स्ट्रीम से निभाई और उसमें भी बहुत सारा सेडिमेंट जो है मोबिलाइज हुआ। तो अगर हम इन एविडेंस को लेके और अच्छे से इनका वैज्ञानिक अध्ययन करें तो शायद हम कुछ ठोस कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। और लास्टली इसमें जो अभी तक इवेंट्स हुए हैं, चाहे हम 2013 की बात करें, चाहे अभी रौंती घाट की बात करें, जो हम लोगों ने इन आपदाओं का मैग्नीट्यूड बढ़ाया है। आपदा प्राकृतिक कारणों से हुई, लेकिन हमने उसका जो स्तर था उसको एम्पलीफाई कर दिया
अपनी नासमझी के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर हमें वहाँ डेवलप करना चाहिए और जहाँ पर टेरेन कंडीशंस हमें अलाउ करें, जहाँ पे प्राकृतिक प्रोसेसेस हमें अलाउ करें। तो ये मैं हाईलाइट आपको मैसेज जो टेक अवे मैसेज है वो यही है। थैंक यू। इसके साथ ही मैं कोई सवाल बाद में हमको देख लेंगे।